आपको की तरह है तेरे को। नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा। मैं और रूपा जी खड़ी हुई हैं। शादी के बाद लड़की से कहा जाता है कि ससुराल ही उसका घर होता है और मायके को पराया घर बोल दिया जाता है, और ससुराल में जब घर उनका तो हक भी उनका होना चाहिए। लेकिन रूपा को 12-13 साल बाद शादी के पता चलता है कि इनका तो ससुराल में हक ही नहीं है और इन्हें बेदखल कर दिया गया है। जानेंगे क्या है पूरा मामला और क्या दिक्कत हुई है इनके साथ। रूपा जी, क्या हुआ है? कब हुई थी आपकी शादी? मैम 2009 में हुई थी मेरी शादी जी जी। तो शादी हुई थी, शादी के बाद मतलब मैं कुछ दिन तक तो यहाँ पर थी। उसके बाद 35 गज का इनका मकान था, कोई मतलब था नहीं, जगह थे नहीं, 7-8 लोग ये पहले से रहते थे। मेरे घर वालों को बताया गया कि ज़मीन हमने और ले रखी है या ऊपर बना देंगे। मम्मी से दहेज में सब कुछ लिया भी, ठीक है, पैसे भी लिया, कैश भी लिया, और दहेज का जो सामान होता है वो तो देते ही देते हैं, सब कुछ दिया मम्मी ने मेरे। उसके बाद इन्होंने, मैं कह रहे कि जगह नहीं है, तुम ऐसा करो अभी अरेंजमेंट कर लो, मैं ऊपर, मेरे ससुर ने बोला कि ऊपर हम बनवा देंगे। मेरी मम्मी से जो पैसे 1 लाख रुपए कैश लिया था इन्होंने कि ऊपर बनवा देंगे। उसके बाद जब हम बाहर किराए पे निकल के रहने लग गए तो इन्होंने बोला कि अभी हम नहीं लेंगे। इन्होंने, मेरे जेठ जी है ना, गाड़ी खरीद लिया, अपनी गाड़ी खरीद लिया। गाड़ी खरीदने के बाद मेरे हस्बैंड भी साथ में, जॉइंट फैमिली थी, साथ में ही काम करते थे दोनों। जो पैसा होता था सारे ही मेरे ससुर को लाके देते थे। ससुर मेरे अपने भी पैसे और मेरे मतलब हस्बैंड के भी पैसे उठा के सब मेरे जेठ जी को दे देते थे। अब मतलब एक जॉइंट फैमिली थी जिसमें सारा पैसा जो आपके ससुर जी थे उनके हाथ में दिया जाता था। ससुर के देते थे, ससुर मेरे उठा के जेठ को दे देते थे पैसे पूरे। मतलब मकान मालिक जो कहते कि वही बने हुए हैं सब चीज के। तो उसके बाद फिर मतलब साथ में ही रहते थे। फिर इन्होंने बोला कि, मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप ऊपर मकान बना दो। तो कह रहे अभी तुम्हारा मकान हम बाद में बना देंगे, अभी साथ में काम करो, मिलजुल कर काम करो। फिर पैसे भी नहीं दिया इन्होंने, हमारे मकान भी नहीं बनाया, किराए पे रहो। फिर मैं थक हार के मम्मी के पास चली गई। मेरी मम्मी दिल्ली कहाँ रहती हैं आप? मेरी मम्मी दिल्ली में रहती है, रेलवे में है मम्मी मेरी। मैं वहाँ चली गई, उनके साथ में मैं 12-13 साल वहाँ रही। तो मम्मी मेरी अभी रिटायर हुई हैं, 1 साल हो गया करीबन रिटायर हुए। क्या करती हैं आपकी मदर? मेरी मम्मी रेलवे में जॉब करती हैं, गवर्नमेंट जॉब? गवर्नमेंट जॉब है। रिटायर हुई तो उन्होंने बोला कि तुम अब कहाँ जाओगी, तो मतलब अपना भी ठिकाना बना लो। वो इतने साल उन्होंने मुझे रख लिया, लड़कियाँ ही हैं मम्मी के मेरे पास में। कौन कौन है आपके परिवार में? माइक परिवार में मेरी मम्मी है, पापा नहीं थे, तो पापा मतलब हो गया करीबन 20 साल हो गया उनको ख़त्म हुए हुए। शादी के टाइम फादर नहीं थे नहीं आपके? थे, फादर नहीं थे। तो मेरी मम्मी से इन्होंने अच्छा खासा दहेज वहेज भी लिया। अब कोई भी शादी करता है तो मैम इसलिए थोड़ा ना करता है कि किराए के घर के लिए थोड़ा ना भेजेगा किसी को, इसीलिए भेजता है कि कुछ तो होना चाहिए लड़के के पास में। वो देखा, अब ये कहते कि बेदखल कर दिया, बेदखल कर दिया। किस वजह से बेदखल कर रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। कोई ठोस कारण नहीं बताया क्या हुआ है? आपके हस्बैंड से लड़ाई हुई है, आपसे लड़ाई हुई है, क्या दिक्कत है, क्यों बेदखल कर रहे हैं? ये तो पता नहीं चल रहा। कोर्ट से कोई नोटिस भी नहीं आया है, और मेरे को ये मकान में 4-5 साल से मकान ये बंद पड़ा हुआ था। तो इन्होंने, मेरे ससुर ने जबरदस्ती करके बुलाया कि तुम आओ, इसमें आके रहो और पैसे लगाओ। जैसे टूटा फटा था, पूरा टूटा था, तो मैंने जो इसमें 1-8 लाख रुपए लगा दिए मकान में। फिर उसके बाद ये कहने लगे कि दिल्ली जब आप शिफ्ट हो गई थी उसके बाद इन्होंने आपको बुलाया? नहीं, दिल्ली नहीं, अभी मम्मी रिटायर हुई है ना 2021 से, मैं यहीं रह रही थी। फिर इन्होंने बोला कि मुझे मतलब फोर्स किया। मैंने बोला मैं यहाँ नहीं आऊँगी, मेरे बच्चे वहीं पढ़ते, मैं वहीं रहूँगी, आप जो भी करना है मुझे वहीं बता दो। तो कहने लगे नहीं, आके मकान में इसमें आके रहो। आके मैं सामान वहाँ किराए पे कहाँ रहती ज़्यादा, तो मैं यहीं आ गई सीधा कि चलो यहीं शिफ्ट हो जाते। 13 साल में वहाँ रह रही, अब मैं यहाँ पर आ जाऊँ। फिर मैंने इसमें मकान, मतलब रहने लायक की जगह नहीं थी, ऐसी हालत थी कि इसमें लाखों रुपए लग गए मेरे। फिर मैंने उसे पहले सही करवाया, सही करवाने के बाद मैं इसमें रहने लगी। कुछ टाइम तक तो ये लोग चुप थे, कुछ नहीं बोले। फिर उसके बाद से कहते हैं कि ये मकान अब बिकेगा बिकेगा बिकेगा। जिठानी भी कह रही है, जेठ भी कह रहे हैं, मेरे ससुर भी कह रहे हैं कि बेच दो, या तो तुम पैसे दे दो, इतने पैसे तुम दे दो, या फिर मतलब तुम मकान तुम ले लो, या फिर इसे बेच दो। जब आपका पैसा लगवाया गया इस मकान में, इसके रिनोवेशन में आपने पैसा लगाया, जैसा आप बता रही हैं लाखों रुपए खर्च किया, तो उसके कितने दिन बाद इन्होंने कहा कि ये मकान बेचेंगे? मतलब वही 6 महीने बाद ही बोलना स्टार्ट कर दिया। मतलब मेंटली जो टॉर्चर करते हैं ना, वो भी करना कि बेचेंगे बेचेंगे। जब आपने पैसा लगाया तब इन्होंने नहीं सोचा था इसे बेच? बोला कुछ भी, कह रहे तुम रहो, तुम ही ले लेना इस मकान को। जैसे हमारे पैसे स्टार्टिंग में पहले दिए हुए हैं, जो दिए हुए हैं, तो वो भी तो पैसे, और अभी जो मैंने पैसे इसमें लगाए, मैंने बोला जो मेरे पैसे लगे आप दे दो, बेच दो मकान को, अभी आज ही बेच दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते कि तूने, मेरी जेठानी कहती है कि तू 6 महीना रही चाहे 1 महीना रही, तेरे पैसे बराबर हो गए। मैं कहा तुम 20 साल से रह रही हो तो तुमने इसमें 1 रुपये नहीं लगाया, और मेरे मतलब लाखों रुपए 6 महीने में बराबर हो गए इसमें।
और इन्होंने अपना अलग सब कुछ पूरी प्रॉपर्टी मेरे मतलब जेठ को दे दिया, उन्होंने जिठानी के नाम करवा दिया, सबके मेरे हस्बैंड के पैसे। और जो वो कमा के लाते थे, जैसा आपने बताया कि ससुर फैमिली, अभी भी जॉइंट फैमिली थी, हम अलग थोड़ी ना थे, अभी कहीं बंटवारा नहीं दिया तो अलग कैसे हो गए हम? अलग तो होने का कोई मतलब ही नहीं बनता ना। अभी इन्होंने क्या इनके दिमाग में चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, फिर मेरे देवर को लाके वो रास्ते में बिठा दिया, जहाँ पर जैसे वो दंगा फसाद करता है, लड़कों को रात को ले आता है, दारू शराब पीते हैं। तो मैं बोलूंगी नहीं, मेरी 13 साल की बेटी है, मैंने बोला मेरी बेटी रहती है यहाँ पर नहीं। मेरे ससुर से शिकायत करा तो कहते कि तुम अपने कमरे में रहो ना अंदर। मुझे ही डांटने लग गए कि वो रहेगा, उसको भेज दिया यहाँ पर लड़ाई दंगा करता। अभी मेरे साथ में मार पिटाई करी इसने, मार पिटाई मतलब देवर ने मार पिटाई करी है? हाँ, कि यहाँ रहने नहीं दूंगा, जैसे तैसे तुझे यहाँ से सिविल सूट के बाद में भी कोई वो है आपके पास वीडियो मार पिटाई? वीडियो है मेरे पास में, कह रहा कि तुझे यहाँ से भगा के रहूंगा, हम 3 लोग हैं, तू अकेले है, क्या कर लेगी, पैसे भी हमारे पास में, धमकी देते पुलिस खरीद लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ये देखो वीडियो है ये अभी की, जो मार पिटाई आपके साथ हुई है उसका। करिए देखो, इसमें कोई लड़ाई नहीं कर रही, लड़ाई नहीं है, ब्राइटनेस करती हूँ, गाली गलौज कर रहा है। पूरी ब्राइटनेस कर दो आप। और हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं जिनमें इसमें बहस कर रहा है, जिसमें अंदर जाते हुए भी एक और वीडियो है, गंदी गंदी गालियां दे रहा है ये देवर है। हाँ, ये रहने नहीं देगा, छोटा सा मकान है उसमें भी कह रहा रहने नहीं दूंगा, तुझे जो करना कर ले। और हमारे खिलाफ ही कोर्ट में नोटिस भिजवा दिया, मुकदमा कर दिया हमारे खिलाफ ही, उल्टा हमें ही इस फंसा दिया है। आपने जो कंप्लेंट डालने गया पुलिस स्टेशन में, क्या उसके बारे में तो बताओ, ये वो पुलिस कौन सा पुलिस स्टेशन में गया? मैं पल्ला आपने इसकी कंप्लेंट वगैरह करी? आपके साथ मार पिटाई हुई है? पल्ला थाने में मैम कंप्लेन दी हुई है। मैडम ये कह रही थी कि कुछ नहीं होगा, तू देख लियो, कुछ नहीं होगा, तू ही परेशान हो जाएगी। और मतलब हमें धमका रहे थे, जैसे एक धमकाने वाली बात होती है ना, धमका रही थी, कह रही कि एक रिपोर्टर है, वो कोई रिपोर्टर है, वो कह रहे मैं रिपोर्टर हूँ और मैं यहीं का लोकल हूँ, ऐसे बोलने लगे। रात को भी आए थे, सुबह भी। केस क्या नाम बताया उन्होंने? रिपोर्ट नाम नहीं, नंबर है, नाम तो मुझे याद नहीं है मैम। वो मेरे जेठ को कह रहे थे कि अच्छी तरीके से जानते हैं, उनके दोस्त हैं, बता रहे थे। तो वो मेरे को कह रहे थे केस वापस ले लो। मैडम भी कह रही थी कि कुछ नहीं रखा केस में और कुछ नहीं होगा, देख लेना, तुम ही परेशान होगी। मुझे नहीं पता था कि ये लोग बात हकीकत ही कह रहे कि मेरे खिलाफ मतलब केस कर देंगे, मेरे हस्बैंड के मेरे खिलाफ ही कर दिया। जो मेरे साथ मार पिटाई करी, मेरे साथ बदतमीजी करी, उसका कुछ भी नहीं किया। वीडियो दिखाया तो कह रही है कि वो बदतमीजी करती हुई तो वीडियो दिख नहीं रही। अब क्या मैं अपने घर में कैमरा लगा के रखती? इस तरीके की बातें बोल रही हैं। सबूत मांगे जा रहे हैं क्या हाँ, आपसे? सबूत मांगे जा रहे हैं। और लेकिन मार पिटाई का आपने दिखाया, मार पिटाई का वीडियो दिखाया मैडम, पूरा अंदर ले जाते हुए दिख रहा है ना, ये देखो, मेरे से जबरदस्ती अंदर जा रहा है, ये लड़ाई कर रहा है और कह रहा है रहने नहीं दूंगा। कपड़ा, हाँ, एक बार दिखा दें वो जो मार पिटाई का जो वीडियो है। 1 सेकंड मैम, मैं दिखा रही हूँ। मैं तो आप देख सकते हैं इनके साथ मार पिटाई भी करी गई है। ये कट गया, 1 सेकंड, ये वाला, ये अभी हमने दिखाया था, ये रहा, इसमें ले गया। देखो अंदर घुस के मार रहा है, बिल्कुल धक्का दे देंगे। देखो किस तरीके से गंदगी, महिला के बाल पकड़कर खींचा जा रहा है और हाथापाई हो रही है। मार पिटाई करने के लिए अंदर ले जाया जा रहा है जी। और इसी दिन मार पिटाई हुई है। हाँ, 9 तारीख को, 9 को कह रहा तुझे जो करना है, जिसे बुलाना है। देख सकते हैं महिला के साथ मारपीट करी जा रही है और वीडियो में भी दिख रहा है कि इनके साथ मारपीट की जा रही है। और मारपीट करने वाला, जैसा ये बता रही है, इनका देवर है। कह रहे मेरे साथ में तो मेरे पापा भी हैं, सबको ही है। देखो पापा का नाम भी ले रहा है, पापा हैं, मेरे भाई हैं, सब बचा लेंगे। तुझे कौन आएगा बचाने के लिए? मतलब घर वाले इनके फेवर में है तो ये कुछ भी कर सकते हाँ, हैं। कुछ भी कर सकता है। ये पहले भी क्राइम कर चुका है मैम, ये गन वन अपने घर में रख चुका है। कह रहा मैंने गन रखा हुआ है, मैं 3 साल की सजा पहले ही काट चुका हूँ और मेरे पास में मेरे पापा छुड़वा लेते हैं, तुझे जो करना कर ले। मतलब पूरी तरीके से इतना डरा रखा कि मैं अंदर वहां जाते हुए भी मुझे इतना डर लग रहा है कि मैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं अंदर, बाहर से कुंडी लगा लेते हैं मेन गेट की। अब मैं सबसे लास्ट वाले कमरे में रहती हूँ, कुछ भी मेरे साथ में करेंगे। कह रहे मैं गली वालों की गवाही करवा लूंगा, गली वाले भी मेरे फेवर में। क्या कर लेगी तू 4 दिन की आई हुई, क्या कर लेगी? तुझे जानता कौन है? नहीं तो जैसे इन लोगों ने आपको बेदखल किया, आपको और आपके हस्बैंड को, तो आपके बच्चे भी हैं। हाँ, बच्चे भी हैं, मेरे 2 बच्चे हैं। हाँ, तो उनका तो हिस्सा बनता है। हाँ जी, उनका तो बनता है। जब से ही मैंने ये केस डाला है, जो ये अभी मैंने बच्चों के लिए केस डाला है,
तब से ही इन्होंने ऐसी हरकत कर दी है। मेरे ससुर भी आते हैं, वो भी उल्टे, उनके ससुर की भी वीडियो है, वो भी मेरे से हाथ वाथ हटा रहे हैं। मतलब अब बीच में आए थे तो मुझे ही मार दो, मुझे मार दो, मेरा हाथ पकड़ रहे हैं। मैंने बोला मुझे छुओ मत, दूर होके बात करो, ये बात मैंने उनसे बोली भी है। मतलब ये लोग ऐसे कर रहे हैं कि मेरी यहाँ कोई जान पहचान नहीं है, कुछ नहीं है। मैं सच में धक्के खा रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं 3-4 बार थाने मुझे बुलाया, सुबह 4 बजे तक थाने में बिठा के रखा इन्होंने मुझे, पल्ला थाने वालों ने। और कहने लगे कि तुम्हारा कोई मेडिकल नहीं होएगा, यहाँ पर लेडीज पुलिस नहीं है। मार पिटाई के बाद आपका मेडिकल नहीं कराया गया? मेडिकल करवा नहीं रहे थे। जब मैंने एप्लीकेशन में लिख दिया कि ये कह रहे हैं कि महिला पुलिस नहीं है, आपका मेडिकल नहीं होगा, तो मैंने एप्लीकेशन में लिख दिया कि ठीक है, मैं लिख देती हूँ कि महिला पुलिस नहीं है, आप मेरा मेडिकल नहीं करवा रहे हैं। फिर उन्होंने उसके 2 घंटे बाद महिला पुलिस बुलवाया, फिर वो आराम आराम से ले गई। वो मुझे इतना इरिटेट कर रही थी कि तुम ऐसे था वैसे था, तुम क्या कर रही थी, तुम मतलब लड़ाई का वजह मेरे से ही पूछे जा रही थी। हर चीज़ में मुझे ही उल्टा बोल रही थी कि तुझे ही बंद करवा देंगे उठा के, तू ज़्यादा बोलेगी तो चुप बैठ, बार बार मतलब धमकाने वाली बात कर रही थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि लग रहा था कि मुजरिम मैं ही हूँ, वो नहीं है। जो लोग देर से जुड़े हैं फरीदाबाद, उनको बता दें ये रूपा जी हैं और इनकी शादी 2009 में हुई थी। ससुराल गई और ससुराल में इनके साथ जो बर्ताव था वो अच्छा नहीं किया गया। इनकी मेहनत की कमाई का पैसा मकान में लगवा लिया गया और उसके बाद उसी मकान से इन्हें हस्बैंड वाइफ को और इनके बच्चों को बेदखल कर दिया गया है। और अभी केस भी किया है आपके ऊपर? हाँ, केस भी कर दिया। अभी 13 तारीख की तारीख है, हम दोनों पे केस कर दिया, उल्टा हमारे ऊपर ही केस बना दिया। क्या केस किया है आप लोगों के ऊपर? 107 का, ये तो मुझे मालूम नहीं है कि कौन सा धारा 107 की लगाई है उन्होंने, दोनों के ऊपर ही। बल्कि हाँ, मतलब मेरा जो केस था, जो मुझे मारा पीटा, मैं तो क्या उम्मीद करूं फरीदाबाद पुलिस से, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। मैं डीसीपी साहब से आके मिल लिया मैंने, और मैं एसएचओ साहब के सामने भी पेश हो गई हूँ, लेकिन अभी तक आज 9 तारीख के बाद, आज कितना तारीख हो गया, आज कितनी तारीख है? 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर है, 3 अक्टूबर हो गया, मतलब लगभग 1 महीना होने वाला है। 9 तारीख को 1 महीना हो जाएगा। 9 तारीख को, हाँ। 1 महीने से आप घूम रही हैं? हाँ, 1 महीने से घूम रही हूँ मैम। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, पिछले 1 महीने से 1 महीने पहले इनके साथ मारपीट की गई थी और तब से ये यहाँ घूम रही हैं, न्याय के लिए आवाज़ उठा रही हैं। और हमारे साथ हैं एडवोकेट बुद्धा देव जी हैं, उनसे बात करेंगे, इस केस के बारे में जानेंगे, विस्तार से जानेंगे। सर, क्या है ये मामला? जो इनकी बातचीत था, ये बातचीत मेरे हिसाब से ज़्यादा भयानक तब बन गया जैसे इनके सास ससुर बोला जो मैंने बेदखल कर दिया। बट बेदखल के इस तरीक़ा से ऐसा है कि किसी से भी पेपर के द्वारा रिश्ता जोड़ा और छोड़ दिया। अगर ये भी एक प्रोसेस है, अगर बेदखल बाकी उन्हें किया है तो हमारे पुलिस ऑफिसर्स के पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, एप्लीकेशन के साथ, न्यूज़पेपर ऐड के साथ, और माननीय अदालत से भी वो शूट डाल के बेदखली का ऑर्डर। ऐसा भी होता है कि बेदखल करने के लिए कोई ठोस कारण भी चाहिए होता है, या वैसे भी कोई कर सकता है अपनी कारण? देखो, प्रॉपर्टी मेरी है, अगर मैं चाहता हूँ जो मेरे बच्चों को दूंगा नहीं, मैं बड़े बच्चे को दूंगा, छोटे बच्चों को दूंगा, तो कर सकता हूँ, मगर उसमें इस तरीके से नहीं जो चाहे मर्जी पेपर में लिख दिया, जो बेदखल कर दिया, चाहे मर्जी बोल दिया मेरा बेटा है। वो माननीय अदालत के पास शूट डालना पड़ता है। माननीय अदालत अगर उसको ग्रांट करते हैं, दोनों पक्ष का सुनने के बाद, तब जाके वो बेदखल ग्रांटेड होता है। अदरवाइज किसी बेदखल का ग्रांटेड कोई कारण में मेरे हिसाब से तो नहीं होता। अभी जो इनकी सुनवाई नहीं करी जा रही है, इनकी जो मैं ये बारे में यही कहना चाहता हूँ, फिर से माननीय सीपी साहब, मैं आपसे नमस्ते करता हूँ और आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कृपा करके थोड़ा आप सारे डिपार्टमेंट को एक बार नज़र दे, क्योंकि मुझे पता है आपके लिए बहुत ही भारी काम होगा, क्योंकि इतना सारे पुलिस स्टेशन में कैसे नज़र डालेंगे। और साथ में माननीय पूजा वशिष्ठ जी से भी यही गुजारिश करूंगा, जो इनके खिलाफ जो इन्हें सम्मन भेजा गया, इनकी कंप्लेंट को कुछ भी नहीं सुना गया और एक पक्ष का सुन के करा गया, क्योंकि बाकी अकेला था। इनकी जब सिविल सूट डाला था, ये सिविल सूट डालने के टाइम ही इनको बता दिया था। हो सकता है विपरीत पक्ष के वकील थोड़ा मजबूत हो, या जिसका कोई सोर्स है, जो हो सकता है मुझे भी ऐसे नॉर्मल वे में दबाव डाल सकता है, या सोर्स के थ्रू आपके ऊपर भी दबाव डाल सकता है, मगर आपकी बच्चे का हक तो मिलेगा, वो माननीय अदालत अगर चाहेंगे तो इस वजह से जो माननीय अदालत के पास हमने शूट दायर किया, शूट फॉर डिक्लेरेशन का, और वो डालने के बाद ही इनके साथ ये अत्याचार चालू हुआ। और ये अत्याचार चालू होने के बाद इन्हें मुझे भी बहुत बार फ़ोन किया और बोला मेरे साथ कमिश्नर साहब के ऑफिस चलो या पुलिस स्टेशन चलो। मैं बोला मैम, मैं पुलिस स्टेशन तो जाने में खुद ही डरता हूँ, बट कमिश्नर साहब के ऑफिस तक मैं जा सकता हूँ, और बाकी मैं पुलिस स्टेशन जाने के लिए डरता हूँ, बहुत ज़्यादा डरता हूँ,
क्योंकि अगर अकेले अगर पड़ जाए, थोड़ा नरम आदमी हो और थोड़ा शरीर ना हो, और उस हिसाब से आप लोग देख ही रहे, सीपी साहब आपसे भी विनती है, आपने देख ही रहे मेरे शरीर में ऑब्वियसली डरता हूँ, क्योंकि इतनी ज़ोर से आवाज़ करेंगे, हो सकता है 2 गालियाँ भी दे देते हैं। मगर कुछ पुलिस वाले वो उसमें से अच्छे भी है, ये भी नहीं जो सारे ऐसे हैं। मगर हम वो अच्छे लोगों की वजह से ये दुनिया टिकी है, अच्छे लोगों की वजह से डिपार्टमेंट टिका हुआ है। हाँ, और हम पुलिस ऑफिसर से ये उम्मीद तो करते हैं, नॉर्मल आदमी जो ये हम कहाँ जाए अगर आप लोग नहीं देखे तो। माननीय सीपी साहब से फिर गुजारिश करता हूँ, इनकी भी सुनवाई करे और एक तरफा कंप्लेन को मतलब जिस तरीके से दर्ज हुआ तो उस तरीके से ना होके इनकी सुनवाई के साथ, अगर ये भी अगर इनकी जो तरफ से सुनवाई ना होके, इनकी तो कंप्लेन दर्ज नहीं हुआ और ना कोई करा, और उल्टा इनकी जो बात इनकी कहा अनुसार, क्योंकि ये उस मामले में भुगत चुका है, इनकी जो कहा, इनकी जो स्टेटमेंट था उस हिसाब से अब देखा ही गया जो इनकी बात कोई किसी तरह सुनवाई नहीं हुआ, ये लेडी अकेली भागती रही। और मुझे लग रहा है माननीय सीपी साहब, आप जैसे इंसान अगर इस डिपार्टमेंट की तरफ नहीं देखे तो ऐसे हम लोग की तरह आदमी भागते ही रहेंगे। अगेन मैं आपको भी नमस्ते करता हूँ, और साथ में मैं सभी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, आपके साथ भी ऐसा होता है, आप सीपी साहब तक पहुंचाओ। मुझे अच्छी तरीके से पता है जो सीपी साहब तक एक बात अगर जाते हैं तो सुनाई जरूर होता है, क्योंकि मेरे साथ भी कई बार हुआ। चाहे तो साहब अकबर पीछे अगर रिकॉर्ड देखे तो देख पाएंगे, पुलिस ऑफिसर ने इतना बदतमीजी से मेरे साथ पेश आया, इवन मारा भी था, जिसकी वजह से हमारे सीपी साहब बुलाए थे और प्रॉपर एक्शन लिए थे। और मैं उनके लिए मतलब बहुत ही आभारी हूँ, और इस वजह से आज भी मैं आप लोगों की वजह से टिके पड़े हूँ और आप लोग उम्मीद से ही कटा रहा। और मैं इसमें भी उम्मीद करता हूँ जो आप लोग इस नज़र मतलब इस केस को भी देखें एक बार, इनके भी सुनवाई करें, यही बोलूँगा। आपका भी ज़्यादा टाइम शायद ख़राब कर दिया, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, फिर अगेन माफ़ी चाहता हूँ और आपसे नमस्ते करता हूँ। आपने देखा, एक बार फिर से सीपी साहब की तरफ उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं न्याय के लिए कि कहीं ना कहीं इनकी सुनवाई होगी। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।